डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जैक बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का, जो टर्म 1 2022 में आप सभी का एग्जाम हुआ था और 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल 2022 को जो आप सभी का एग्जाम हुआ था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जान रहे हैं आप कि नवंबर 2022 में आप सभी का जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए टर्म 1 का एग्ज़ाम डिसाइड कर दिया गया जैक की तरफ से, और सिलेबस भी डिस्कस कर दिया गया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका वीडियो देख लीजिए। और 2023 के जो मतलब जो 2022 का नवंबर में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले साल, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में टच कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछला जो एग्जाम हुआ था वो उस समय 40 मार्क्स का हुआ था, और टर्म 1 और टर्म 2 एक ही साथ हुआ था। उसमें अलग मतलब अलग अलग 5-5 मिनट का गैप में हुआ था, लेकिन इस बार आपका अलग होने वाला है। तो और टर्म 1 जो होगा वो एमसीक्यू टाइप था, टर्म 1 एमसीक्यू टाइप था, और उसमें आपको 1.5 घंटा का टाइम मिला था, और 40 मार्क्स का टोटल था, और 40 क्वेश्चन था, यानी एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़रूरी होता है सॉल्व करना। चलिए, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन आपका है जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821 और जुलाई 1832 में। तो जुलाई की क्रांति हुई थी 1830 में। ठीक है, सबसे पहला विद्रोह कब हुआ? तो जुलाई 1830 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का जो बात करें तो वो था, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जूसेप्पे मैत्सिनी ने। जूसेप्पे मैत्सिनी ने कहा था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो तीसरा क्वेश्चन का बात करें तो है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? निम्न में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? ऑप्शन है नेपोलियन का आक्रमण, दूसरा ऑप्शन है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया था। तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था, ठीक है, जो फ्रांस की तीसरी क्रांति थी। तो फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई थी। सबसे पहले 1789 में, दूसरा 1830 में और तीसरा 1848 ईस्वी में। तो 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह लगातार कर रहे थे? ऑप्शन है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी मतलब तीनों कारणों के कारण जो है वहां पर किसान और मजदूर जो है विद्रोह कर रहे थे यूरोप में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया? तो यंग इटली बनाया था जूसेप्पे मैत्सिनी ने, और यंग यूरोप भी बनाया था। और आपसे पूछा जाता है कि यंग इटली कहाँ बनाया गया? तो मार्सेई नाम का जगह है, वहाँ यंग इटली बनाया गया, और बर्न में यंग यूरोप बनाया था। ठीक है, तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों जो है जूसेप्पे मैत्सिनी ने बनाया था। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में, तो उसमें रक्षा व्यय में काफ़ी ज़्यादा खर्चा इजाफा हुआ था। ठीक है, क्योंकि लगातार युद्ध चल रहा था, तो रक्षा के लिए काफ़ी सारा वेपन्स का भी काम चल रहा था। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ा? तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिया गया, करों में वृद्धि किया गया, और सीमा शुल्क जो बॉर्डर जो आपका टैक्स था वो भी बढ़ा दिया गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा, चारों हो जाएगा, 6 का हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, अहिंसा का धर्म भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह किसका विश्वास था? मतलब यह किनका विश्वास था? तो अहिंसा का जो धर्म है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसा और सत्य के राह पर चलते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। सातवां का हो जाएगा 1 नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गाँव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए? तो आपको पता है कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, और ये मतलब ये है पंजाब के अमृतसर के मैदान में हुआ था, जालियांवाला बाग में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैसाखी मेला का कार्यक्रम चल रहा था, वैसाखी मेला में सभी शिरकत हुए थे। तो आठवां का हो जाएगा 1। नौवां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के लिए था?
तो जो 11 सूत्री मांग था, ठीक है, मतलब महात्मा गांधी और वायसराय के बीच लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 1931 में हुआ था आपका, क्या बोलते हैं उसको, बातचीत हुआ था, ठीक है, जिसको संधि बोलते हैं, लॉर्ड इरविन संधि। तो उसमें से 11 सूत्री मांग किया था गांधी जी ने। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो वस्तु था वो नमक था, ठीक है, क्योंकि नमक गरीब अमीर सब खाते थे और इसमें अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। इसके चलते गांधी जी ने फिर नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का जो एकीकरण था वो ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा। तो 11 का हो जाएगा 3। 14 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, 5 फरवरी 1922, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। तो 12 का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था और चौरी चौरा जो पुलिस थाना थे उसमें आग लगा दिया था। तो 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पवन द्वारा, मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मृदा को उड़ा कर ले जा रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए उसको मृदा अपरदन बोलेंगे, ठीक है, ना तो पवन अपरदन। बल्कि इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन, क्योंकि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा कर ले जाया जा रहा है, तो मृदा का इरोजन हो रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे सोइल इरोजन, मृदा अपरदन। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया, उनके क्या नाम है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव में बांटा जाता है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में, जिसको बोलेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? तो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। बोल रहा है निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है, ठीक है। तो रेगुड़ मृदा किससे कहा जाता है? काली मृदा को, ठीक है। और काली कपासी मृदा भी, और दक्कन ट्रैप के निर्माण से, दक्कन ट्रैप जब हुआ था तो उसके चलते काली मृदा का, ब्लैक सोइल का निर्माण हुआ था। और इसका खास जो मुख्य क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के दक्कन में और दक्कन के काली मृदा में क्या, उसे क्या कहा जाता है? रेगुड़ मृदा। नेक्स्ट है, जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन है आपका कैंपोस जार्डोन, साओ पाउलो, कुर्टिबा पराना, रियो डी जेनेरियो और सल्वाडोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो। 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 में किया गया, कहाँ पर? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्यों में खनिजों के कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार कहाँ पर है? तो झारखंड में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दी गई ऑप्शन के आधार पर चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के क्षेत्र में है? तो मैदान के क्षेत्र की बात करें तो 43% यहाँ पर मैदान पाया जाता है पूरा भारत के 100% में। 100% भूमि क्षेत्र में मैदान के रूप में 43% पाया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, देश के क्षेत्रफल का 70% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो देश का जो क्षेत्रफल है उसमें 70% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों का जो पाया जाता है वो पठारी क्षेत्र में, प्लेटू क्षेत्र में पाया जाता है, पठारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण वहाँ पर अधिक सिंचाई, ठीक है, बहुत ही अत्यधिक सिंचाई किया जाता है, इसके चलते वहाँ पर भूमि निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्न में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार जो खेती है वो इस प्रकार से की जाती है, एक करके ऐसे करके खेती किया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर पानी जो है लगातार नहीं रुके। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरांचल बोलते हैं, ठीक है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इंडियन जो है, मतलब लाइफ एक्ट ऑफ इंडियन इम्प्लीमेंटेड कब किया गया? 1972 में। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? ऑप्शन है आपका दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यास परियोजना, ठीक है। ब्यास परियोजना जो है वो सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के काम दोनों में आती है। नेक्स्ट, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो काफ़ी इजी सवाल है, इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सूखा आता है, सिंचाई की बढ़ती मांग भी है लगातार, और जल की व्यर्थ बर्बाद भी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो 24 का हो जाएगा चौथा नंबर बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट।
25 नंबर बोल रहा है बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। ऑप्शन है फ्रेंच और डच, डच और जर्मन, फ्रेंच और सिली और फ्रेंच और जर्मन। तो वहाँ पर फ्रेंच और डच के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस हुआ था 1950 से 1960 के दशक के बीच में, दो भाषा फ्रेंच और डच के बीच में। नेक्स्ट है श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। काफ़ी इजी सवाल, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट है लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो जनता का शासन, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुना गया शासन को ही लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र में बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है, तो जनता को। ठीक है, जनता को कहा जाता है। नेक्स्ट, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो जो ऑप्शन दिया गया है इसके माध्यम से चारों ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन है आपका क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। 28 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। तो किस प्रकार का जो टकराव है वो सामाजिक टकराव। ठीक है, सोशल जो टकराव होता है वो आपको जो टकराव अगर सोशल सामाजिक रूप से अगर टकराव बढ़ेगा तो वो अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार किसे है। तो वो अधिकार का व्याख्या जो है न्यायालय को। ठीक है, ना तो संसद, ना ही राष्ट्रपति और ना ही प्रधान, किसको है, कोर्ट को। तो न्यायालय हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ पुलिस का बात आ जाएगा वहाँ पर आ जाएगा राय सूची। ठीक है, राय सूची, तो आपका स्टेट लिस्ट हो जाएगा राय सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर जो है वो क्या कह रहा है, तो देखें यहाँ पर 32 नंबर है क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को दिया जाता है। तो जहाँ पर यूनियन टेरिटरी का जो काम होता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में भी केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, तो आपका हो जाएगा केंद्र सरकार। 32 का हो जाएगा 1। 33 नंबर क्वेश्चन है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, माने सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर केंद्र और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर इसको दिया जाएगा स्थानीय सरकार को। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को, तो इसको क्या बोला जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो 33 का हो जाएगा 2। 34 नंबर है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल क्या क्या है। तो इसमें ऑप्शन है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी और इनमें से सभी। तो आर्थिक विकास हम तभी कर सकते हैं जब नियमित रोजगार मिलेगा और अगर हमको लिबर्टी है, मतलब फ्रीडम है, स्वतंत्रता है और बेहतर मजदूरी का तलाश है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तभी जाकर हम, ये तीनों चीज़ मेरे पास रहेगा तभी जाकर हम आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में गरीबी का सबसे अधिक परसेंट है। तो जो ऑप्शन दिया गया है इसके माध्यम से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर और बिहार दिया गया है। तो इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा जो सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, सबसे प्रतिशत में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें अगर, तो 36 नंबर में दिया है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है डिसग्यूड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ग के देशों में आता है। तो ऑप्शन है निम्न आय, गरीब, विकसित और कम जनसंख्या। तो अगर निम्न आय को हटाकर यहाँ विकासशील दे देता तो विकासशील आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है इसके माध्यम से निम्न आय हो जाएगा। ठीक है, निम्न आय, तो 37 का हो जाएगा 1। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित कौन करता है, तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में अगर योगदान करेंगे तो उसको अर्थव्यवस्था में इससे ज़्यादा मदद होगा। नेक्स्ट है 39 परिवहन, भंडार, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के गतिविधि के उदाहरण है। तो ये जो है वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र। जैसे अगर कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है तो किसी प्रकार से सेवा दे रहा है तो वो टर्शियरी यानी तृतीय क्षेत्र में आएगा, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 39 नंबर तो हो चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।
तो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी पाई थी। साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब कृषि अच्छे से होती है तो उसमें काम हो जाता है, और जब कृषि खत्म हो गया तो फिर आदमी को काम करने के लिए दूसरे जगह पड़ता है, तो उसको चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर दिया है 1 से लेके 40 सोशल साइंस का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी का नवंबर में आप सभी का टर्म 1 का एग्जाम है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इससे भी रिलेटेड होगा और मॉडल क्वेश्चन से भी रिलेटेड होगा। तो मॉडल क्वेश्चन जो है 2022 का वो सारे मैंने इस वीडियो में अपलोड करूँगा। पहला जो सेट है मॉडल सेट 1 सोशल साइंस का वो अपलोड हो चुका है, और आगे जैसे-जैसे टाइम मिलेगा मेरे को, अभी थोड़ा बुखार भी है, तो जैसे-जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए सब सेट को उपलब्ध कराऊँगा, और उसके बाद जितने भी चैप्टर दिए गए हैं टर्म 1 से रिलेटेड, सारे चैप्टर के फुल डिटेल्स में आपको एमसीक्यू कराया जाएगा इस चैनल पर, और 2023 का जो मॉडल क्वेश्चन है सबसे पहले आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस बार आपका 95% आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस प्रकार से मैं टर्म 1 की तैयारी करा रहा हूँ काफ़ी हैवी आप लोग का एग्जाम जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।